सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। A very good morning to all of you. Today we are going to start our lecture 5th. In our lecture 4, we have already covered air pollution in detail. In air pollution, we have discussed about nitrogen oxide effects, their implications on body, carbon monoxide, unburned hydrocarbons and other pollutants which are present in atmosphere due to the combustion of fuels. Apart from air pollution, we have discussed about global warming and its factor and how they are impacting human life as well as economy. So in today's lecture, we are going to discuss about three next important topics, that is petroleum resources. Then we will discuss about induced cost and importance of different transportation development strategies to fuel oil supply. अब जो बात आती है हमारे सामने सबसे लास्ट जो कि एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, दैट इज पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेट्रोलियम की रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और उनकी लिमिट हम एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको कई करोड़ों साल लगते हैं वापस से बनने में। The vast majority of fuels used for transportation are liquid fuels originating from the petroleum. तो हम देखते हैं कि जब हम क्रूड ऑयल होता है उसको जब हम पूरे को फिल्टर करते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और लिक्विड फ्यूल जो कि हम लोग स्पेशली यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में वो हमें वहीं से मिलता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज अ फॉसिल फ्यूल रिजल्टिंग फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग मैटर्स दैट वर imprisoned millions of years ago. तो जब बहुत सालों पहले जो जीवाश्म थे, जो एनिमल्स थे, पेड़ पौधे थे, जब वो दब गए, बहुत करोड़ों साल तक दबे रहे पृथ्वी के बहुत नीचे और उतने टेम्परेचर और प्रेशर के बाद वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। कुछ कोयला बन गए, कुछ पेट्रोलियम बन गए, कुछ नेचुरल गैस बन गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पेट्रोलियम को पाया है ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। बहुत करोड़ों सालों के बाद हम लोगों को वो मिले हैं। जैसा कि आप यहां पर एक ग्राफ भी देख पा रहे हैं, इट इज शोन दैट फ्रॉम 1861 टू 1991 हम लोगों का किस तरह से ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस कैसे रहे हैं और ग्लोबल जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में यहां पर दिखाया हुआ है और यहां पर ईयर दिखाए हुए हैं और यहां पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया है। तो हम देख रहे हैं लगातार कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरह से बढ़ती गई है। एक बार जब हमने ज़्यादा ध्यान दिया था तो हम लोग लगभग 91 के बाद हम लोगों के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगा और लगभग 1905 या 1909 तक ये कम हुआ, लेकिन वहाँ से वापस से कम बैक हुआ है और ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग लगातार वहाँ से जो बढ़ी है वो लगातार बढ़ती चली गई है और लगभग हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी से वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। कुछ जगह पर हम देख रहे हैं पीक हल्का सा नीचे आया है, लाइक 1940s के आसपास में थोड़ा पीक नीचे आया, लेकिन अगेन वो ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि वो हाईएस्ट पर है। लगभग 0.33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो चुकी है। The process of roughly the following living materials, mostly plants, dies and are slowly कन्वर्टेड बाय सेडिमेंट्स। तो हम लोग क्या होते हैं देखते हैं कि जो बहुत पुराने टाइम में जो जीवाश्म थे, जो प्लांट्स थे, वो जब मर गए थे और वो किसी वजह से अपने चट्टानों के नीचे दब गए तो वो धीरे धीरे क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ओवर दीज एक्यूमुलेटिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम थिक लेयर एंड ट्रांसफॉर्म्स टू रॉक। और धीरे धीरे जो लेयर जमती गई वो सेडिमेंट्स की लेयर बनती गई और वो किस में कन्वर्ट हो गए? रॉक्स में, पत्थरों में कन्वर्ट हो गए। द लिविंग मैटर्स आर ट्रैप्ड एंड क्लोज स्पेस where they encounter high pressure and temperature and slowly transform into either hydrocarbons or coal depending on their nature। तो हमने ये देखा कि जो जीवाश्म थे, जो भी लिविंग एनिमल्स थे जो कि बरिड हो गए थे, बहुत करोड़ों साल पहले दब गए थे, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए? हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में या कोल में कन्वर्ट हो गए हैं। डिपेंड करता था कि वो किस चीज़ के बने थे, तो उसी के हिसाब से यदि प्लांट्स से तो वो जाकर के कोल में कन्वर्ट हो गए और यदि वो एनिमल्स थे और कुछ जीवाश्म थे तो वो किसमें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रोसेस टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू अकम्प्लिश। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या 1000-1500 सालों में वो हो जाएगा, उसके लिए बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, तब जाकर के वो कन्वर्ट हो पाता है। दिस इज वॉट मेक्स अर्थ रिसोर्स इन फॉसिल फ्यूल्स फाइनाइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्थ का फॉसिल फ्यूल का जो भंडार है, जो भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका अमाउंट लिमिटेड है। हम इसको अनलिमिटेड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम
इतने करोड़ों साल वापस से वेट नहीं कर सकते इनको बनाने का, लेकिन खत्म जरूर से हम लोग अगले 30-40 सालों में इन्हें कर देंगे। ठीक है। The proved reserves are those quantities that geographically and engineers information indicates with responsible certainly can be recovered in future from known reserves under existing economy and operating conditions। तो जो रिजर्व्स हैं, जितना हमारे पास अभी बचा हुआ है क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो वो क्या है, जियोलॉजिकली और इंजीनियर्स के थ्रू हम लोगों ने एक असेसमेंट किया है, कैलकुलेशन निकाली है, और उससे हमें पता लगता है कि हमारे पास में एक्चुअली कितना रिसोर्स अवेलेबल है। देयरफॉर दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिकेटर ऑफ अर्थ टोटल रिजर्व। तो हम लोग इन कैलकुलेशन से 100% ये नहीं कह सकते कि अर्थ पे सिर्फ इतना ही पेट्रोलियम बचा है, क्योंकि ये उन चीजों का डाटा है जो हम लोग जिनको सर्च कर चुके हैं, जिनको हम ढूंढ चुके हैं, उन्हीं को हम कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं कि हमारे पास आने वाले 30 साल का 40 साल का ही पेट्रोलियम बचा है। लेकिन हमारे को नहीं पता कि अर्थ के किसी और कोने में, किसी और जगह पे यदि और इनका भंडार छुपा हुआ होगा। तो द proved reserves as they are given in British Petroleum 2001 estimate are given in billion tons in the table। तो अभी आपके सामने जो टेबल दिखाई जा रही है वहां पर क्या है कि 2001 में ब्रिटिश कैलकुलेशंस की थी और उसके हिसाब से हमारे पास कितना बिलियन टन रिजर्व है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। द आरपी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द प्रोवाइडेड रिसोर्स वुड लास्ट इन if the production were to continue as its current level। This ratio is also given in the table which is shown to your screen। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में यदि हम मानते हैं जिस तरह से हम जिस स्पीड से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, यदि हम इसी स्पीड को कांस्टेंट भी मानते हैं, मान लीजिए कम भी नहीं करते हैं ज़्यादा भी नहीं करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले कितने सालों तक हम अपना जो प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको ये टेबल में देख के समझ में आ रहा होगा। The oil extracted nowadays is the easier extractable oil that lies closer to the surface। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी ऑयल है जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं वो बिल्कुल अर्थ सरफेस के नजदीक है, तभी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें ऑयल हो जो कि हम लोगों के रीच में नहीं है। इन दिस रीजन वेयर द क्लाइमेट डज नॉट पॉज मेजर प्रॉब्लम। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऊपर ही हम लोगों को वो मिल रहा है, तो इसलिए जो क्लाइमेट है, अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, वो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फार मोर ऑयल लाइज अंडरनेट द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन सच रीजन्स लाइक साइबेरिया एंड अमेरिकन एंड कैनेडियन आर्कटिक। तो वहाँ पर भी हम लोगों को और तेल के भंडार मिल सकते हैं, लेकिन वो अर्थ क्रस्ट से बहुत नीचे हैं। In these regions, the climate and ecological concerns are major obstacles to extracting or prospecting for oil। तो वहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट कंडीशंस हमें फेवर नहीं करती हैं कि हम उतना डीप में जा कर के और वहाँ से भी ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऑल्दो ऑयल है, हम लोगों की स्टडीज़ ये कहती हैं, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। The estimation of Earth's total reserves is difficult task for political and technical issues। तो हम लोग एग्जैक्टली ये बता नहीं पाते हैं कि हमारे पास और कितना रिजर्व बचा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण भी हैं और कुछ टेक्निकल कारण भी आते हैं। A 2000 estimation of undiscovered oil resources by US Geographical Survey is given in this table also। तो आप ये टेबल देख करके भी देख सकते हैं कि US Geological Survey ने क्या बताया है कि कितना हमारे पास ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल है। Although the PR ratio does not include future discoveries, it is significant। और हम लोग इस रेशियो के हिसाब से हम फ्यूचर में जो भी डिस्कवरी होंगी और तेल के भंडार निकलेंगे, हम उनको यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। इंडीड इट इज बेस्ड ऑन द proved reserves which are already accessible nowadays। तो जो हमारे पास accessible जो हमारे पास फील्ड्स हैं, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, उन्हीं को हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं और उन्हीं के बेस पे डेटा बनाया गया है। The amount of future oil discoveries is hypothetical and the newly discovered oil will not be easily acceptable। तो हम लोग जो नए रिजर्व्स मिल रहे हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत हाइपोथेटिकल है। हम नहीं कह सकते कि कितना रिजर्व है, उसमें कितने टाइम तक का हमें उसके अंदर में भंडार मिला है, कितना और निकलेगा, प्लस उसकी क्या क्वालिटी रहेगी। तो हम लोग इन सब पे बड़े अनफॉर्चुनेट है, हम लोग बहुत ही वी आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दीज डेटास। द PR रेशियो इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस दैट प्रोडक्शन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और हम ये मान रहे हैं कि जितना हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आज की डेट में, उसी के रेस्पेक्ट में हम आगे 10 साल 20 साल 30 साल तक करेंगे तो हमारे पास इतना रिजर्व मिलने वाला है। जबकि ये जरूरी नहीं है कि हम कांस्टेंट रेट पे निकाल सकें या कांस्टेंट रेट पे हमें निकल के मिले, यानी इतना रिजर्व हो ऑलरेडी। इट इज ऑब्वियस हाउएवर द कंजप्शन एंड देयरफॉर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग ईयरली टू कीप अप विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन काइंड।
तो देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ऑयल के जो भंडार हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। प्लस जो हम लोग कांस्टेंट मान रहे थे कि हम इतना ही ऑयल निकालते रहेंगे, वो ऐसा नहीं चल रहा है, धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ रही है, तो उसका एक्सट्रैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। सो इन दिस टेबल यू कैन सी दैट द पेट्रोलियम जो प्रूव्ड रिजर्व्स हैं 2000 में वो क्या हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है वहाँ पर लगभग 8.5 बिलियन टन्स हम लोग रिजर्व देख रहे हैं। 2000 का ये डेटा है, और जो आरपी रेशो है वो लगभग 13.8 है। इसी तरीके से साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के पास 13.6 बिलियन टन्स का रिजर्व है, जो कि ओवरऑल का 39.1% रेशो में कन्वर्ट होता है। यूरोप के पास लगभग 2.5 है, दैट इज अराउंड 7.7 ऑफ द टोटल परसेंटेज। अफ्रीका के पास 10 बिलियन टन है। सिमिलरली मिडिल ईस्ट के पास 92.5 है, जो कि हाईएस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये लगभग 83.2 का कंट्रीब्यूट करता है। मिडिल ईस्ट में आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया और जो ओमान है, मस्कट है, इस पूरे रीजन के अंदर में जो पेट्रोलियम है वो सबसे हाईएस्ट है। देन फॉर्मर यूएसएसआर जो रशिया था वहाँ पर लगभग 9% है, एंड एशिया पैसिफिक के पास लगभग 6% है। तो ओवरऑल यदि हम टोटल वर्ल्ड की बात करें इन 2000 सेंचुरी, तो हमारे पास 142 बिलियन टन हमारे पास रिजर्व था 2000 में, और जो रेशियो था वो 39.9% निकल के आता है। As you can see in this table, which is developed by US Geographical Survey, estimated of undiscoverable oils in 2000, तो वहाँ का तक का डेटा जो हम लोग हैं, हम लोग यदि देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के पास 19.8 रिजर्व्स अभी हैं अनडिस्कवर्ड, यानी उनके पास हैं लेकिन अभी वो उनको ढूंढा जाना बाकी है। इसी तरह से साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के पास 14.3, यूरोप के पास 3, एंड जो सब सहरान अफ्रीका और अंटार्कटिका है उनके पास 9.7 है। इसी तरह से मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के पास 31.2 है, जो अगेन वापस हाईएस्ट है। अगेन फॉर्मर जो यूएसएसआर था, रशिया जो था पुराना, उसके पास 15.7 है, एंड एशिया पैसिफिक के पास 4 बिलियन टन अनडिस्कवर्ड है, यानी इतना ऑयल और मिलने की क्षमता हमें लगती है। तो टोटल यदि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ देखें तो लगभग 98.3 बिलियन टन और हम लोग ढूंढ सकते हैं ऑयल, विच इज नॉट श्योर कि मिलेगा, लेकिन हम लोगों की कैलकुलेशंस और जो लगातार जो इन पे सर्वे होते हैं उसके हिसाब से हम लोग ये डेटा प्रोड्यूस कर पाए हैं। Consumption is likely to increase in gigantic proportions with the rapid development of some largely polluted countries, particularly in Asia Pacific region। तो देख रहे हैं हम लोग हजारों में और लाखों में नहीं बढ़ रही है, गीगा में हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और ये जो रैपिडिटी है ये एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसके अंदर में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इंडिया है और चाइना है। तो इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। द प्लॉट ऑफ द ग्राफ इन एज शोन इन योर स्क्रीन दैट द ट्रेंड ऑफ ऑयल कंजप्शन ओवर लास्ट 20 ईयर्स। तो हम लोगों ने किस तरह से ऑयल को यूज़ किया है ये आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। ऑयल कंजप्शन इज गिवन इन 1000 बैरल्स पर डे। तो हम लोग उनको बैरल के रूप में नापते हैं कि कितने बैरल्स पर डे हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड 1 बैरल इज अबाउट 8 मेट्रिक टन्स। तो हम लोग यदि कैलकुलेशन पार्ट में यदि बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो हम हमेशा बैरल के रूप में नापते हैं। यदि हम प्राइजेस भी देखते हैं तो पर बैरल हम लोग प्राइजेस देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। सो 1 बैरल इज इक्वल टू 8 मेट्रिक टन्स, ओके। डिस्पाइट द ड्रॉप इन ऑयल कंजप्शन फ्रॉम Eastern Europe and former USSR, the world trend is clearly increasing as shown in the figure। तो जैसा कि हम लोग इसमें ट्रेंड देख रहे हैं, तो जो आपके पास ईस्टर्न यूरोप है और जो फॉर्मर यूएसएसआर है वहां पर ऑयल का जो कंजप्शन है लगातार कम हुआ है, लेकिन वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड में लगातार ये क्लियरली बढ़ता चला जा रहा है। जो वर्ल्ड का ट्रेंड है कंजप्शन का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इज एशिया पैसिफिक वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स। और इसका सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ हो रहा है? एशिया पैसिफिक में। एशिया पैसिफिक में भी यदि हम बात करें तो 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सबसे पहला है चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। एन एक्सप्लोजन इन ऑयल कंजप्शन इज टू बी एक्सपेक्टेड विद अ प्रोपोर्शन इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट्स एमिशन एंड कार्बन एमिशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है ऑयल का जो है डिमांड का और जो यूजेस का है वो एकदम से ज़्यादा हो सकता है और नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है एज कंपेयर टू द करंट सिनेरियो। प्लस क्या होगा, जो पॉल्यूशन है, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई होगा, साथ ही साथ में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है जैसा आपने देखा वो भी हमारे पास लगातार बढ़ता चला जाएगा, और इससे हमारा जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है वो और दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा, ठीक है।
So as you can see in this diagram, we are showing the oil consumption in 1000 barrels per day वर्सेस आवर ईयर। तो हम कई कंट्रीज का यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं कि यदि 1000 बैरल पर डे लगता है तो कितने हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाया या घटाया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो धीरे धीरे कुछ कम हुआ था 1982 तक, लेकिन वहां से वो बढ़ता हुआ 2000 तक बढ़ता चला गया। इसी तरह से यदि हम एशिया पैसिफिक की बात करें जिसमें इंडिया और चाइना आते हैं मोस्टली, तो उसमें भी ये ट्रेंड लगभग 1982-84 तक कांस्टेंट सा रहा, लेकिन उसके बाद उसने जो हाइट पकड़ी और वो 84-85 से लेकर के अभी 2000 तक बहुत तेजी से बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो एशिया पैसिफिक में ही रही है ऑयल्स की। इसी तरह से वेस्टर्न यूरोप में है तो वहाँ पर ग्रेजुअली कम हुआ था धीरे धीरे 1984 तक, और क्योंकि कुछ कंट्रीज ने न्यूक्लियर पे स्विच किया, कुछ ने अपने सोलर प्लांट्स पे ध्यान दिया, कुछ ने अपने और जो एनर्जी सोर्सेज थे उन पर ध्यान दिया, तो इस वजह से कुछ ने पेट्रोलियम पर जो अपना कंट्रोल है वो बनाए रखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप जो है वो भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट रहा, इसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया डिमांड को। ऑन द अदर हैंड यदि हम बात करें ईस्टर्न यूरोप की या फॉर्मर यूएसएसआर की, तो हम देखेंगे कि इनने डिमांड को कम किया, यानी यहाँ से जो डिमांड आ रही थी वो लगभग कांस्टेंट चलती आ रही है लगभग 1988 से, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के ऊपर में आने के बाद में उन्होंने पेट्रोलियम पर कम ध्यान दिया और उन्होंने डिमांड कम कर दी है, यानी उनके देश ने कम क्रूड ऑयल को यूज़ करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो घट करके 10,000 से 5,000 के आसपास आ चुके ओवर 1990 टू 2000, यानी 10 सालों में उन्होंने ट्रिमेंडस ड्रॉप किया है। इसी तरह से आप यहाँ पर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, वो लोग लगभग कांस्टेंट अपनी डिमांड बनाए रखे हुए हैं। ओके, तो इससे एक ट्रेंड पता लगता है कि हम लोगों का कौन सा कंट्री रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा ऑयल कंजप्शन के लिए और कौन सा कंट्री बेटर कर रहा है जिसने ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंसी कम की है। ओके, तो यदि हम बात करें रीजन वाइज ऑयल कंजप्शन पर रीजन, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑयल जो बैरल है वो लगभग 60,000 से लेकर के 1980 से और वो 2000 तक बढ़ता हुआ 75,000 78,000 के आसपास तक टच कर चुका है। ओके, सो द कॉस्ट एलोकेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग आर डिफिकल्ट टू एक्सेस। तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे कितने नुकसान हो रहे हैं, कितना हमारे को लिविंग को और जो हमारे फ्लोरा फौना है उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये हम लोग का कैलकुलेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। दे मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डैमेजेस कॉज्ड बाय hurricanes, lost crops due to dryness, damaged properties due to floods, and international aids to relieve and affected populations. The amount is potentially huge. तो यदि हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे तो हो सकता है वो कम मिलेगा, लेकिन उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की वजह से जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जितने हमारे साइड में हमारे पास में, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आप देखते हैं कि जो बवंडर आते हैं, हीरोक्रेन्स आते हैं, आप अमेरिका में देखते होंगे, वहाँ पर यूरोप में देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीरोक्रेन्स आते हैं। इसी तरह से जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है क्योंकि ड्राइनेस हो रही है, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि फ्लड आ जाते हैं, एकदम से बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से नुकसान होता है। इंटरनेशनल जो एड्स है इस जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर दी जाती है, यदि हम उन सब का खर्चा जोड़ें तो वो भी अल्टीमेटली ग्रीन हाउस के कारण ही बढ़ता चला जा रहा है। Most of the petroleum producing countries are not the largest petroleum consuming countries. और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जितने कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं वही लार्जेस्ट कंज्यूमर नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा कर रही हैं और खुद खपत भी ज़्यादा कर रही हैं, वो सिर्फ प्रोड्यूस कर रही हैं और वो दूसरे कंट्रीज को बेच रही हैं, जबकि जिनको डिमांड है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द कंजप्शन इज लोकेटेड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है पेट्रोलियम का, मिडिल ईस्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहाँ हो रहा है तो हम देखेंगे यूरोप है सबसे ऊपर में, नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर में, और एशिया पैसिफिक जहाँ पर हमारा इंडिया और चाइना भी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स हैव टू इंपोर्ट देयर ऑयल एंड डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्वियसली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हमारी ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए। दिस इशू इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव इन द मिडिल ईस्ट वेयर पॉलिटिकल टर्मोइल्स अफेक्ट्स द ऑयल डिलीवरी। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो होती है पॉलिटिकल, हम लोगों के इन्फ्लुएंसेस और पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्टरीज। तो कई बार हम लोगों की मिडिल ईस्ट के साथ में कॉन्ट्राडिक्टरीज होती है जिसकी वजह से हमें ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है या बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत महंगी हो जाती है। टू वेस्टर्न कंट्रीज
और ये स्पेशली हुई थी 1973 और 1977 में, जब एक प्रॉब्लम आई थी ओपेक देशों के साथ में, जब इनने अपना ऑयल वहां पर देना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर। तो जब ईरान इराक का वॉर हुआ था तब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी और जो पेट्रोल क्राइसिस है, डीजल क्राइसिस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वर्ल्ड वाइड। And the constant surveillance of the area of USA and allied forces comes at the cost that in both humans and financial। तो हम लोगों को उस टाइम पे बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था, ह्यूमंस का भी प्लस जो हमारा इकोनॉमी का भी। तो दोनों तरह से हम लोगों को डिपेंडेंसी का बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा। The dependency of Western economic upon fluctuating oil supplies is potentially expensive। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ तक उनको सप्लाई पहुँचाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। उनको पेट्रोल वहाँ तक लैंड कराने से लेके यूज़ कराने तक का जो खर्चा है, यदि हम सारा जोड़ें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इंडीड अ शॉर्ट इन ऑयल सप्लाई कॉजेज अ सीरियस स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी रिजल्टिंग इन डैमेज पेरिशेबल गुड्स। तो हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है कि जो ये जो सप्लाई है, इसकी शॉर्टेज की वजह से हम लोगों के बहुत सारे और काम रुक जाते हैं। हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हम लोगों का अल्टीमेटली जो सारी इकोनॉमी है, सारा खर्चा है, वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे या ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो यदि ऑयल नहीं आएगा, हमारे पास इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बहुत सारी और चीज़ें खराब हो जाएंगी। हमारे उससे रिलेटेड बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं वो बनने बंद हो जाएंगे या फिर बहुत महंगे पड़ेंगे। हमारा बिजनेस लूज हो जाएगा, हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान में चले जाएंगे। तो हम पूरे कह सकते हैं कि पूरी देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट है। In search for a solution to the problem associated with the oil consumption, one has to take into account of those induced costs। तो हम लोग यदि इन तमाम बातों को ध्यान में रखें और इतनी तरह के नुकसानों को ध्यान में रखें जो कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पर होने की वजह से बन रही है, तो हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा। दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट नेसेसरीली असर्टेड वेयर इट इज जनरेटेड। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें। हम लोगों ने जहां नुकसान उठाया, हम यदि सिर्फ उतनी कॉस्ट की बात करेंगे तो वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि एक नुकसान से हमें 100 नुकसान और होते हैं, तो हमें यदि ओवरऑल बात करें तो वो बहुत बड़ा हमारा खर्चा होगा। मेनली ऑफ इंड्यूस्ड कॉस्ट cannot be counted in asserting the benefits of an individual solution। तो हम लोग यदि बोलें कि सिर्फ इतने से सॉल्यूशन से हमें डायरेक्ट फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसकी चारों तरफ भी जो जो हमें फायदे हो रहे हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स विल हैव टू बी इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल एंड कॉमर्शियली वैल्यूएबल विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडीज इन ऑर्डर टू सस्टेन इटसेल्फ इन ए लॉन्गर रन। तो हम सही सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो कि इकोनॉमिकल तो हो ही, साथ में सस्टेनेबल भी हो। ऐसा नहीं हो कि आज सस्ता पड़ रहा है लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद वापस से खत्म हो गया, फिर हम वापस से सर्च करें कि अब हम क्या करें। दूसरा, कॉमर्शियली वायबल हो, जो भी आइडिया हो वो कॉमर्शियली हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आपने आज सोचा लेकिन उसको कॉमर्शियली मॉडल नहीं बना पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उसका कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। प्लस हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढें उसमें गवर्नमेंट से सब्सिडीज की अभी से आशा नहीं करें, क्योंकि यदि हमने गवर्नमेंट से सब्सिडी की बात करी या सोची तो फिर क्या होगा, वो सॉल्यूशन लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाएगा। Nevertheless, it remains clear that any solution to this problem, even if it is only a partial solution, will indeed result in cost saving and will benefit the players। तो हम ये मानते हैं कि यदि ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, यदि हम इसका छोटा सा सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं, यदि हम पूरे पेट्रोलियम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम मानते हैं कि 5% पेट्रोलियम भी हम बचा सकते हैं बाय यूजिंग सम अदर मीन्स, फॉर एग्जांपल लाइक रिन्यूएबल एनर्जी और बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाय हाइब्रिड एनर्जी, तो ये जो 5% है या 2% है या 3% है या 10% है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टू रिप्लेस दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, तो थिंक इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। तो हम लोग इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। So I hope all of you understand this point. Now let's discuss the importance of different transportation development strategies to future oil supply। तो हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या क्या ऑयल को रिप्लेस करने के लिए स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। The number of years that the oil resource of Earth can support our oil supplies completely depend on the discovery of new oil reserves and cumulative oil production as well as cumulative oil consumption। तो जो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना ऑयल ऑलरेडी है और कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस हम कितने रिसोर्सेज को और डेवलप कर सकते हैं, इन सबको यदि हम मिला दें तो ही हम इस चीज़ की कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हम इस पर कितने दिन और निर्भर रह सकते हैं।
हिस्टोरिकल डाटा शोज दैट द न्यू डिस्कवरेबल ऑफ ऑयल रिजर्व्स अकर स्लोली। तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑयल रिजर्व्स बनाना आसान नहीं है, करोड़ों साल लगते हैं उनको बनने में। ऑन द अदर हैंड द कंजप्शन शोज ए हाई ग्रोथ रेट एंड इट इज रिप्लीटेड वेरी फास्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूस करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं हम बहुत हाई रेट पे कंज्यूम करते जा रहे हैं। इफ ऑयल डिस्कवरीज एंड कंजप्शन फॉलोज करंट ट्रेंड द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स विल बी यूज्ड बाय अबाउट 2038। तो कई स्टडीज ये कह रही हैं कि लगभग 2038 या फिर 2040 2040 तक लगभग ये सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑयल्स के ये खत्म हो जाएंगे। It is becoming more and more difficult to discover new reserves of petroleum under earth। और इतना आसान नहीं है कि अर्थ रिजर्व्स को निकाला जाए, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत ऑयल निकल भी जाता है तो उसको निकालना इकोनॉमिकल नहीं होता है जब तक कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमको ऑयल नहीं मिलता है। तो छोटे छोटे ऑयल के भंडार मिलना सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू ऑयल फील्ड्स इज बिकमिंग हायर एंड हायर। और वो भी जो हम ऑयल के भंडार ढूंढते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम लोगों की इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत तरीके की हम लोगों को कैलकुलेशंस निकालनी पड़ती हैं, तब जा करके हम ये जज कर पाते हैं कि यहाँ ऑयल है, और फिर ऑयल है तो किस क्वालिटी का है और कितनी क्वांटिटी में है, क्या ये फिजिबल है कि वहाँ से ऑयल निकाला जाए। क्योंकि यदि सफिशिएंट मात्रा में ऑयल नहीं है तो हम इतना पैसा लगाएंगे वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने पे, मशीनरी पे और उन सब पे, कि वो मालूम चला कि उस पैसा ज़्यादा लगा दिया उसमें से ऑयल कम निकला। तो इसलिए बहुत ये सोच समझ करके डिसीजन लिया जाता है। It is believed that the scenario of oil supply will not change much if the consumption rate cannot be significantly reduced। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस ऑयल को बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते यदि हम जो हमारा कंजप्शन है उसको धीरे धीरे डाउन नहीं करते हैं, तो ये जल्दी ही एंड हो जाएंगे रिसोर्सेज। एज शोन इन फिगर विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन, द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज primary use of petroleum consuming 49% of oil used in the world in 1997। तो यदि हम 1997 का डेटा देखें तो हमें लगता है देख करके कि 49% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करने वाला ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो कि सामान को इधर से उधर ले जाता है। द पैटर्न्स ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर क्वाइट डिफरेंट। और यदि हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनका और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है। However, the heat and power segment of market in industrialization countries, non-petroleum energy sources were able to compete with the substitutes of oil through 1980s, and by 1990s, oil consumption in other sectors was less than the transportation sector। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1990s में और 1980s के बीच में जो टाइम था वहाँ पर कुछ और भी जो एनर्जी सोर्सेज थे उनके ऊपर में हम लोगों ने स्विच किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड कहीं कहीं कंट्रीज में कम भी हमें देखने को मिली है। ओके, तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव रिमेनिंग रिजर्व्स जो हमारे पास बचे हुए हैं ऑयल के, वो हम लोगों ने यहाँ शो किए हुए हैं, टोटल रिजर्व्स एंड द क्युमुलेटिव कंजप्शन फॉर्म फ्रॉम 1970s। तो 1970 से हमने कुछ डेटा दिया हुआ है और ये 2050 तक के लिए अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो आपके पास में गीगा बैरल्स हैं ये कितने हैं, तो लगभग हमारे पास में 12,000 गीगा बैरल्स हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिमेनिंग रिजर्व्स है वो लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये लगभग 40 से भी पहले यानी 2038 तक ये खत्म हो जाएगा, जो प्रेजेंट हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व्स की उसके हिसाब से। और यदि हम देखें हमारा कंजप्शन, तो हमारा कंजप्शन लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है और ये कांस्टेंट रेट से ऊपर जाता जा रहा है। और इसी तरह से यदि हम डिस्कवरेबल रिजर्व्स की यदि बात करें या जो रिमेनिंग रिजर्व्स हैं और उनको सबको मिला दें, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपके पास रिजर्व थे ये थोड़े और बढ़ जाएंगे यदि हम और नए ऑयल एक्सट्रैक्ट्स को ढूंढेंगे, लेकिन ये भी हमारे पास आकर के यहाँ पर 2038 2040 के आसपास में ये भी हमारे पास में खत्म हो जाएंगे, हमारे पास में कोई रिसोर्स नहीं बचेगा। ओके, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, मिलियन बैरल्स पर डे हम लोगों का कंजप्शन दिखाया हुआ है। और हम लोगों ने बताया कि इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं उनका किस तरह से रहा और डेवलपिंग कंट्रीज थे उनका किस तरह से ट्रेंड रहा है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं उनने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऑयल है उसको यूज़ किया है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है और वो लोग कम मात्रा में ऑयल को यूज़ कर पा रही हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है वो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में बजाय कि अदर एक्टिविटीज़ के। तो आप यहाँ पे लगातार ट्रेंड देखेंगे तो जो भी इंडस्ट्रियलाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग क्या कर रहे हैं,
ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, जबकि यदि आप डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया इज़ ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री, तो आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में तो कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं उनकी, जहाँ पर हम उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ये अब बढ़ते बढ़ते ट्रेंड लगभग 2020 तक जो था वो ट्रेंड लगभग क्लोज आ चुका है। जितना ट्रांसपोर्टेशन में हमको रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग अदर कामों में भी इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के हम देख पा रहे हैं कि दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों के ट्रेंड में एक डिफरेंस है। ओके, मोस्ट ऑफ द गेन इन वर्ल्ड्स ऑयल यूज अकर्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर of the total increase 11.4 million barrels per day projected to the industrialized countries from 1997 to 2000, which is 10.7 billion barrels per day are contributed to the transportation sector, where few alternatives of economical utilities late in forecast। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार कि जो आपके पास में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑयल को, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी बढ़ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा अदर जगह पे रिक्वायरमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ज़्यादा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर शोज द fastest project growth in petroleum consumption, promising to the rise nearly to the level of non-transportation energy used by 2020। तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनका पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। इन डेवलपिंग वर्ल्ड हाउएवर अनलाइक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑयल यूज फॉर पर्पज अदर देन ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूटेड 42% ऑफ द टोटल इंक्रीज ऑफ पेट्रोलियम कंजप्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर केवल 42% ही वो लोग ट्रांसपोर्टेशन पे यूज करते हैं, बाकी का वो लोग अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। द ग्रोथ इन नॉन ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलियम कंजप्शन in developing countries is caused in part by substitute of petroleum products for non-commercial such as wood burning for home heating and cooking। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अदर सोर्सेज हैं पेट्रोलियम के अलावा उनको भी डेवलपिंग कंट्रीज यूज करती है, लाइक इंडिया, वहाँ पर वो कोयला जलाती है, वहाँ पर वो वुड जलाती है हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, इस तरह से बहुत सारे और चीज़ें भी वो यूज करती हैं। दैट इज वाई वी आर यूजिंग अप्रॉक्सीमेटली ओनली 42% इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। Improving the fuel economy of vehicle has a crucial impact on the oil supply। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आइस इंजन बेस्ड व्हीकल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, यदि आप उसमें 0.1% भी इकोनॉमी बढ़ाते हैं तो वो बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करता है। सो फार द मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी आर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऑटोमोबाइल्स में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाएं, तो हाइब्रिड से क्या हुआ, वो गैसोलीन तो यूज कर रहा है लेकिन कुछ परसेंटेज में वो इलेक्ट्रिक पे भी रन करता है। तो वो जो परसेंटेज पे इलेक्ट्रिक पे रन करता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से फ्यूल सेल्स लगा करके भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग जो परसेंटेज है वो कम है लेकिन फिर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसमें मिलता है। हाइब्रिड व्हीकल्स यूजिंग करंट इंटरनल कंबशन इंजन्स are their primarily power sources and batteries electric motors are the peak power resources such as at the time when much higher operational efficiency than the powered by IC engine alone। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने हाइब्रिड इंजन बनाए हैं जहाँ पर आईसी इंजन जो होता है वो मेन इंजन होता है, लेकिन सप्लाईज के लिए, एडिशनल सप्लाईज के लिए हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाते हैं, हम लोग अलग से बैटरी पैक लगाते हैं जिससे कि हम उसको पीक लोड दे सकें और उनकी रेंज को बढ़ा सकें। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, लगभग काफ़ी कंट्रीज में ये बनाए जा रहे हैं और यूज़ किए जा रहे हैं। On the other hand, fuel cell vehicles which are potentially more efficient and clean than hybrid electric vehicles are still in the laboratory stage and it will take a long time to commercialize those kind of engines। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियों में कॉमर्शियल लेवल पर भी फ्यूल सेल्स काम में आने लगे हैं, लेकिन इस पे अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है। लेकिन हम ये कह सकते हैं दे आर मोर प्रॉमिसिंग देन योर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो यदि हम बात करें कि किस तरह से हमारा ये ट्रेंड बढ़ा है, तो यू कैन सी इन दिस फिगर द जनरलाइज एनुअल फ्यूल कंजप्शन ऑफ डिफरेंट डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स। तो किस लेवल में, किस रेशियो में हमारा जो अदर व्हीकल्स हैं, अदर जनरेशन के व्हीकल्स हैं, उसके और जो आईस इंजन बेस्ड थे उनमें किस तरह से ये चेंज हुआ है। तो जो कर्व आप देख रहे हैं ABC रिप्रेजेंट द एनुअल फ्यूल कंजप्शन ट्रेंड ऑफ करंट व्हीकल्स। तो यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है वो करंट जो व्हीकल्स हैं उनका ट्रेंड नजर आ रहा है, विच इज एज्यूम टू हैव 1.3% एनुअल ग्रोथ, और उनकी एनुअल जो ग्रोथ है वो लगभग 1.3% के हिसाब से बढ़ रही है। दिस ग्रोथ रेट
is assumed to be the annual growth rate of the total vehicle numbers. तो जो कितने नंबर हैं सारे गाड़ियों के मिला दें तो उसके हिसाब से 1.3% उसमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यदि आप दूसरा कर्व देखें, कर्व ADE represents a developing stage in which conventional vehicles gradually becomes hybrid vehicles during the last 20 years and after 20 years all vehicles will be hybrid vehicles. तो इसमें हम देख रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में हम जो existing vehicles हैं उनको hybrid में convert कर देंगे और उसके बाद completely hybrid vehicles की तरफ चले जाएंगे. In this strategy, it is assumed that the hybrid vehicles is 25% more efficient than a current conventional vehicle. तो हम ये मानते हैं कि जो करंट व्हीकल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में 25% ज्यादा एफिशिएंट है हमारे हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है, ओवर टू कन्वेंशनल व्हीकल्स। 25% लेस फ्यूल कंजप्शन वहां पर होता है। तो हाइब्रिड में ये फायदा हो गया कि 25% हम एनर्जी सेव कर पा रहे हैं। सिमिलरली यदि हम बात करें कर्व ABFG की, तो यहां पर आप देख रहे हैं ABFG रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेटेजी इन विच in the first 20 years fuel cell vehicles are in a developing stage while current conventional vehicles are still on the market. तो हम ये मानते हैं कि आने वाले 20 सालों में हम और फ्यूल सेल्स को अच्छे से डेवलप कर लेंगे और तब तक यही जो व्हीकल्स हैं वही रन करेंगे। इन द सेकेंड 20 years फ्यूल सेल व्हीकल्स विल ग्रेजुअली गो टू द मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B एंड पोटेंशियली टोटली फ्यूल सेल्स पावर्ड एट द पॉइंट F। तो यहाँ पर आप जो B पॉइंट देख रहे हैं, हम यहाँ से मानते हैं कि हमारे पास में जो फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और लगभग F पॉइंट तक हमारे पास में टोटल जो है फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियाँ ही मौजूद रहेंगी, बाकी सारी पुरानी गाड़ियाँ हट जाएंगी। इन दिस स्ट्रेटेजी इट इज एज्यूम्ड दैट 50% लेस फ्यूल विल बी कंज्यूम्ड बाय फ्यूल सेल व्हीकल देन दैट ऑफ द करंट कन्वेंशनल व्हीकल। तो यहाँ पर हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पे लगभग 50% हम लोग फ्यूल का कंजप्शन कम कर देंगे टू अवर कन्वेंशनल वन, जबकि पिछले वाले में हम लोगों ने हाइब्रिड में सिर्फ 25% ही कम कर पाए थे। जो लास्ट कर्व है दैट इज ADFG रिप्रेजेंट द स्ट्रेटेजी बाय विच द व्हीकल बिकम्स हाइब्रिड इन फर्स्ट 20 years एंड फ्यूल सेल पावर्ड इन नेक्स्ट 20 years। तो इस वाले कर्व में हम देखेंगे तो 20 सालों में तो हम उसको हाइब्रिड बनाएंगे और अगले 20 सालों में हम उसको क्या करेंगे, फ्यूल सेल से इक्विप्ड कर देंगे, उसमें फ्यूल सेल से हम पावर देने लग जाएंगे। तो ये कुछ ग्राफ्स आप लोग देखने से समझ सकते हैं। Cumulative oil consumption is more meaningful because it involves annual consumption and time effect and is directly associated with the reduction of oil reserves as shown in this figure। तो आप देख रहे हैं कि cumulative दोनों को मिला के यदि हम यूज करें, हाइब्रिड भी यूज करें और फ्यूल सेल्स भी यूज करें, तो हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो जैसा आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, the scenario is generated cumulative oil consumptions of developing strategies mentioned above, although fuel cell vehicles are more efficient than hybrid vehicles। Cumulative fuel consumption by strategy ABFG, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ABFG, a fuel cell vehicle in the 20th year is higher than the strategy ADE, a hybrid vehicle in first 20 years within 45 years due to the time effect। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम इफेक्ट बचाने के लिए 20 साल में हाइब्रिड और 20 सालों में आप फ्यूल सेल, ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है। यहाँ पर आप एक फिगर में देख पा रहे हैं, इट इज क्लियरली दैट स्ट्रेटेजी ADFG जो है, अ हाइब्रिड व्हीकल इन फर्स्ट 20 years एंड अ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट 20 years इज बेटर। तो यहाँ से हमको देखने से मिल रहा है कि ये स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहती है। सिमिलरली इन दिस फिगर रिवील अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द फ्यूल सेल व्हीकल should not rely on oil products because the difficulty of future oil supply 45 years. So this is all from my side in today's lecture, and I hope you have understand the importance of the topics which we have covered in today's class, that about the petroleum resources, induced cost, and what different strategies we can make to get into future automobile. So stay tuned for more lectures. Thank you so much for being with me.